तो बच्चों स्वागत है आपका अपनी क्लास एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो क्लास 11th के जो है वो अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम आप लोगों के लिए जो है वो अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 के जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन जो आपके हैं उनको हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लें। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग जो है क्लास की लिंक अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, और हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, फेसबुक अकाउंट की लिंक मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग हम लोगों से उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपको इतने भी पीडीएफ जो होते हैं ना, इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह, वो सब हम लोग वहीं शेयर करते हैं। तो आपको पूरा डाटा जो है वहाँ पर बच्चों का मिल जाएगा। आपका डाटा जितने भी आपको स्टडी के लिए मटेरियल जो चाहिए वो सारा मटेरियल आपको वहीं पर मिलेगा या अवेलेबल आपको हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखो हम स्टार्ट करते हैं क्लास आपकी हमारी। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग वाले। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमने जो है इसके पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि क्या कह रहा है वो कि धन संबंधी परिभाषा बतानी। कौन सी बतानी? धन संबंधी परिभाषा। भैया उन्होंने बोला हमको धन संबंधी परिभाषा हमको उनको बतानी है। ठीक है, अब देखिएगा क्या बोल रहा है पहले पॉइंट में वो। पहले पॉइंट में वो कह रहे हैं कि धन का अशुद्ध अर्थ, मतलब धन का अशुद्ध अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखिएगा भैया धन का अशुद्ध अर्थ तो बताना है कि धन का अशुद्ध अर्थ का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि प्राचीन परिभाषाओं के अनुसार केवल स्थूल पदार्थ ही धन के अंतर्गत शामिल किए जाती है। स्थूल पदार्थ मतलब क्या होता है? छोटे पदार्थ ही केवल धन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। किंतु धन का यह अर्थ सही नहीं है। क्यों? क्या आप छोटी वस्तुओं को ही पैसों से खरीद सकते हैं, बड़ी वस्तुओं को नहीं खरीद सकते क्या? तो ये कहना तो गलत होगा कि केवल स्थूल वस्तु ही जो है, या हम बोल सकते हैं तो छोटी वस्तु ही जो होती है जिनको हम पैसों के अंतर्गत शामिल करते हैं, अदर दूसरी वस्तु नहीं है क्या? ठीक है, क्या बोल रहे हैं वर्तमान समय में वे सभी वस्तुएं जिनमें स्वल्पता, उपयोगिता तथा विनिमय साध्यता के गुण होते हैं धन के अंतर्गत आती है। मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपनी सारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं। सीधी सी बात, आपके दिन प्रतिदिन की कितनी भी क्रियाएं हो गई, कितनी भी मान लीजिए आपकी जो है प्रक्रिया बोल सकते हैं उसको। ठीक है, उन सब में आप जो भी चीज़ों का उपयोग करते हैं वो सब कहीं ना कहीं धन संबंधित रखती है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक अध्यापक तथा वकील की सेवा भी धन कहलाती है। अध्यापक पढ़ाता है तो उसको कहीं ना कहीं पैसा मिलता है उस चीज़ का। ठीक है, इससे क्या बोल रहा है अध्यापक की और वकील की, तो भाई इनकी सेवा भी कहीं ना कहीं तो किससे संबंधित है? धन संबंधित है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है सेकंड के मानव को गौण स्थान देना उचित नहीं है। ऐसा क्यों? तो ये क्या बोल रहे हैं कि एडम स्मिथ आदि अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की परिभाषा में धन पर अधिक जोर दिया है, जो कि परिभाषाओं का सबसे बड़ा दोष है। सही बात है भैया कि एडम स्मिथ ने सबसे अधिक जो बल्ब किस पे दिया है या जोर किस पे दिया है? धन पे दिया है, मतलब कि पैसों पर दिया है। उसने मनुष्य को इंपॉर्टेंस बताई नहीं है। ठीक है, तो जो उसका हेडिंग जो हमने पॉइंट की हेडिंग जो पढ़ी क्या बोल रहा है कि मानव को गौण स्थान उचित देना उचित नहीं है। कौन कहता है? एडम स्मिथ कहता है। क्योंकि एडम स्मिथ ये बोल रहे हैं कि जो अर्थशास्त्र वो किसका विज्ञान है? वो धन का विज्ञान है, ना कि मनुष्य का विज्ञान है ना। देखिएगा मैं आगे बढ़ाता हूँ उसको, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं देखिए, ये कह रहे थे हम लोगों को सबसे बड़ा दोष है क्योंकि मनुष्य धन के लिए नहीं होता है। भैया मनुष्य धन के लिए नहीं होता, सही बात है। धन मनुष्य के लिए होता है, मतलब पैसा मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य पैसे के लिए है। मतलब हम पैसे से मनुष्य को नहीं खरीद सकते। अगर मनुष्य है तो हम पैसे को बना सकते हैं, पैसे को हम लोग खरीद सकते हैं, या पैसे को हम लोग जो है उसको पा सकते हैं। ठीक है, उसका उपार्जन कर सकते हैं, उसको अपने पास प्राप्त कर सकते हैं, है ना। उसी की सहायता से वह अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सही बात है भैया कि भैया धन जो है, मनुष्य जो है वो धन के लिए नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक कि धन जो होता है वो मनुष्य के लिए होता है। और भैया मनुष्य का धन होगा तो सीधी सी बात जितनी भी उसकी आवश्यकता हो सबकी पूर्ति कौन करेगा? मनुष्य ही करेगा भैया, है ना। फिर अगला देखिएगा, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र का संकुचित होना। क्या बोल रहा है कि स्मिथ व उसके अनुयायियों की परिभाषा ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को बहुत संकुचित कर दिया है, क्योंकि उनके द्वारा इस शास्त्र में मात्र भौतिक पदार्थों को ही शामिल किया जाता है। भौतिक पदार्थ मतलब जिनकी आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, मतलब संकुचित मतलब सीमित क्षेत्र होना, है ना। फिर देखिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहे हैं हम लोग कि अर्थ मानव की कल्पना है। मतलब अर्थशास्त्र किसकी कल्पना है? मानव की कल्पना है। ठीक है, अब देखिए कैसे कि प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने काल्पनिक मानव की कल्पना करते हुए अर्थशास्त्र की परिभाषा की थी। मतलब प्राचीन जो अर्थशास्त्री थे ना, उन्होंने कल्पना की थी, उसके आधार पर उन्होंने जो है वो अर्थशास्त्र की रचना की थी। उनके अनुसार मानव केवल अनेक आर्थिक लाभ हानि को ध्यान में रखकर कार्य करता था। मतलब आज के समय में अगर हम लोग कोई काम करते हैं तो उसमें हम लोग पहले लाभ और हानि को जरूर काउंट करते हैं।
मान लीजिए हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए हम लोग को जो है मोबाइल कवर बनाने का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो भैया उसके लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी। अब कच्चा माल अगर हमको मान लो 100 रुपये का पड़ रहा है और आपका कवर जो मार्केट में 60 रुपये का बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको 40 रुपये का लॉस, उसमें तो घाटा हो रहा है उसमें आपको, ठीक है। उसके बाद बनावट अलग उसकी, ठीक है, उसका पूरा रख रखाव अलग, पैकिंग अलग उस चीज़ की, तो यहाँ पे घाटा है। मतलब कहीं ना कहीं पुराने समय में क्या हुआ लोगों ने कि अर्थशास्त्र का ज्ञान होना इसलिए हो सके कि आगे जाके मनुष्य जो है वो क्या करे कि धनोपार्जन कर सके, मतलब उसकी जो है अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छी हो सके, ठीक है। देखिए ये आपको समझना है क्वेश्चन अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें हम लोगों का, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में क्या महत्व है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन शॉर्ट बताता हूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। IMP, वेरी IMP क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मजाक बना ले, है ना। अब देखिएगा क्या कह रहा है ये भैया हम लोगों को, ठीक है। तो हम बताते हैं इसको भैया कि आर्थिक विश्लेषण में सांख्यिकी का बहुत महत्व है। सांख्यिकी के द्वारा सभी आर्थिक क्रियाओं का उचित अध्ययन एवं व्याख्या संभव है। सही बात है भैया, हम लोग सांख्यिकी के द्वारा किसी भी आंकड़े को काफ़ी कम समय में उसको सरलता से प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। चाहे वे क्रियाएं उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण या राजस्व किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। उपभोग के क्षेत्र में समंकों के द्वारा यह ज्ञात होता है कि, क्या बोल रहा है, ज्ञात होता है कि, हाँ, किसी भी क्षेत्र में संबंधित हो। उपभोक्ताओं के क्षेत्र में समंकों के द्वारा यह ज्ञात होता है कि आय व्यय किस प्रकार करना चाहिए, मतलब पैसा किस प्रकार आए हमारे पास और किस प्रकार हम उसको वेस्ट करें, इन्वेस्ट करें, ठीक है। उत्पादन के लिए किस किस साधनों की कितनी कितनी आवश्यकता पड़ेगी। सही बात है, मान लो कोई काम कर रहे हो आप तो आपको कितनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ये सब का लेखा जोखा हम इसको सरलता से प्रस्तुत में करते हैं, सांख्यिकी में करते हैं हम लोग। भैया आप महीने का राशन लाते हो घर का, तो उसकी क्वान्टिटी रहती है, जैसे शक्कर 5 किलो, ठीक है, घी 2 किलो, ठीक है, आटा 20 किलो। इससे हम लोग क्या करते हैं, आंकड़े होते हैं अलग अलग, ठीक है। उन आंकड़े को हम लेके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं वो सांख्यिकी के द्वारा ही जमते हैं आंकड़े सब, वो है ना, ग्राफ बनता है, हम लोग सीधी बात कर सकते हो, है ना। देखिए आगे देखा था आपको, हाँ आगे क्या बोल रहा है वो, देखिए मैं यहाँ तो हो गया हम लोगों का यूनिवर्स। चलो यहाँ देखते हैं हम लोग, है ना, उपभोक्ता चाहे वो की, चलो ये वर्षा की विभिन्न, ठीक है यहाँ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि लिए किसी किसी साधन की कितनी कितनी आवश्यकता पड़ेगी, विभिन्न वर्षों में उत्पादन की क्या क्या मात्रा उत्पादन की गई, मतलब हाँ प्रत्येक वर्ष जितने भी वर्ष हैं उतने ही वर्ष में हमने जितने भी सामान जो जो वस्तुओं ने खरीदी, एग्जाम्पल कुछ भी रह सकता हो आप लोग, ठीक है। जो भी हमने वस्तुएं खरीदी थी उनकी मात्रा क्या थी, उनके पैसों में क्या मूल्य आया, उनकी मात्रा में बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई, ठीक है, आदि बातों का ज्ञान सांख्यिकी में होता है। राष्ट्रीय आय तथा वितरण के संबंध में नीतियाँ सांख्यिकी की सहायता से बनाई जा सकती है। अंत में राजस्व के क्षेत्र में भी सांख्यिकी से यह पता लगाया जा सकता है कि समाज के किस वर्ग की कितनी कर क्षमता है, ठीक, किन किन वस्तुओं तथा व्यक्तियों पर कर लगाना चाहिए, कर की मात्रा कितनी होनी चाहिए, आदि बातें समंकों की सहायता से प्राप्त की जाती है। मतलब एक आसानी से हम उसको प्राप्त कर लेते हैं, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हमारा। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट IMP क्वेश्चन भी बोल सकते हैं उसको, है ना, आ सकता है, फिर बोल रहा हूँ आपको, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि सांख्यिकी की प्रकृति को समझाइए। अब सांख्यिकी की प्रकृति होती कैसी कैसी है, तो सामान्य विज्ञान ज्ञान की उस शाखा को कहते हैं जिसमें निम्न लक्षण होते हैं। पहला क्या है, विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है, मतलब विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि ज्ञान का क्रमबद्ध मतलब सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, इसमें नियमों और सिद्धांतों का समूह होता है। एक नियम और जितने भी सिद्धांत होते हैं उन सबको क्या होता है, समूह होता है, ग्रुप होता है इसमें, है ना। फिर क्या बोल रहा है अगला कि ये नियम और सिद्धांत कारण तथा परिणामों इसके संबंध पर आधारित होते हैं। ठीक, क्या बोल रहा है कि ये नियम और सिद्धांत किस पर आधारित होते हैं, तो कारण तथा परिणामों के संबंध में आधारित होते हैं। ठीक है, उसका अगला क्या बोल रहा है कि विज्ञान के नियम तथा विधियाँ सार्वभौमिक होती है। विज्ञान के नियम और विधियाँ कैसी होती है, सार्वभौमिक होती है ना। ध्यान दीजिएगा, सब तो 5-6 पॉइंट है, ठीक है, 4 ही पॉइंट पर से हम लोग बाकी हम कर सकते हैं, अच्छे पॉइंट है ना। उपयुक्त लक्षणों के आधार पर सांख्यिकी को देखा जाए तो स्पष्ट होगा कि इसमें विज्ञान के सभी गुण पाए जाते हैं। किसमें, सांख्यिकी में विज्ञान के सभी गुण पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों का चैप्टर में पूरा क्लियर हो रहा है, जितने भी IMP थे मैंने आपको सब दे दिए। ठीक है, तो अगर आप लोग प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं और आपने पूरी क्लास देखी है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रूप से जाएं। ठीक है, मेरा एक ही पर्पज रहता है कि आपके एग्जाम अगर आने हैं, एग्जाम अगर आपका ऐसा पेपर है तो उसमें 101% क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है वो सारे ही क्वेश्चन आपको आए, ताकि होगा क्या कि आप लोग मुझसे जुड़ोगे और मैं आपको वही देना चाहता हूँ जो आप मुझसे चाहते हो लेना, है ना। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड करें, जरूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।